हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आज जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसको आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे गए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और दूसरा, जो शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं उससे रिलेटेड भी छोटा छोटा डिस्कशन हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो थियरी आपने लिखी ही होगी। जैसे यहाँ पर बच्चों देख लो, जैसे कि यहाँ यस सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, गॉट इट। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था हमारा, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो बेसिक लेवल पर बर्नौलीज प्रिंसिपल ये काम ही करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो इसमें बाकी तो दिक्कत ही नहीं है समझने की। यहाँ जो है यह डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो एनर्जी, गॉट इट। देन yes, which of the following materials belong to dithermanous substance? Dithermanous substance, yes, glass आप बोल सकते हो। Dithermanous substance are those which allow infrared radiation to pass through them। तो ग्लास जो है इजीली अलो करता है, पास करने के लिए हेल्प करता है। होपफुली आप सब लोग ये देख सकते हो। यस, देन थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछा गया है। तो देखिए, पोटेंशियल इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिखना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा होता तो आपको आर लिखना पड़ता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स इंटरनल रेजिस्टेंस? तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो शंट करते हैं हम लोग, L1/L2-1। लेकिन आपने देखा होगा कि L1/L2 जो आपने डेरिवेशन देखा होगा, तो उस डेरिवेशन में एक पहली स्टेप जो होती है, इसके पहले की स्टेप जो होती है, जिसमें आप लोग L1/L2 इज इक्वल टू EMF ऑफ दैट सेल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर जो कि कनेक्ट किया गया है। तो इसी वजह से स्मॉल r कैन बी इक्वल टू कैपिटल R E डिवाइडेड बाई V-1। तो यहाँ यह आंसर आएगा। बहुत ही स्मार्टली इसको डिज़ाइन किया है, लेकिन अगर आपकी थियरी सही है, आप पढ़ रहे हो सही ढंग से, तो कोई दिक्कत आना नहीं है यहाँ पर। एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स and hydrogen are moving in the with the same kinetic energy. Okay, question is about de Broglie wavelength, और किसका de Broglie wavelength लॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है h/p, और आपने पढ़ा है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, मोमेंटम को हम लोग ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अभी बताया क्या गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन, 4 पार्टिकल्स दिए गए, ऑल आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, H तो कांस्टेंट है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, 2 भी कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास होता है। सीधा लॉजिक बन रहा है, जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आंसर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ही मास सबसे कम है इन सारे में। द गेट विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। सिंपल एंड गेट अगर आप देखोगे, तो एंड गेट का जो आउटपुट था, ए बी ए एंड बी, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, जब दोनों इनपुट 1 हो तभी आउटपुट जो है वो 1 मिलता है, हाई मिलता है यहाँ पर। गॉट इट। तो इससे रिलेटेड एंड गेट। तो अगर ये सारे करेक्ट है तो बहुत बढ़िया, 10 मार्क आपके यहाँ पर, 8 मार्क आपके यहाँ पर सॉरी तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आगे अभी 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार करेक्शन में देख लेते हैं। क्या है, द पावर रेटिंग ऑफ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट टॉर्क। तो टॉर्क बताया गया है, दैट इज 2 न्यूटन मीटर, एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन इज अबाउट पावर। तो पावर का एक बेसिकली फॉर्मूला होता है टॉ ओमेगा।
जैसे पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरीके से ये है टॉर्क और ओमेगा। तो टॉर्क कितना बन रहा है और ओमेगा कितना बन रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, बाद में यस, उसके अलावा आगे अगर मैं देखूं यहां स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, बहुत ही छोटा छोटा वर्ड्स आ रहा है लेकिन अब दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करो। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग विथ 2 लूप्स, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। 2 लूप जब होता है, स्ट्रिंग फिक्स्ड होना चाहिए यहाँ पर, वैसे कोई बताया तो नहीं गया है, लेंथ वाइब्रेटिंग विथ 2 लूप्स, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो ये यहाँ पर 2 लूप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वेवलेंथ, वन वेवलेंथ इज एडजस्टेड इन 2 मीटर, तो लैम्बडा का मीनिंग 2 मीटर मिल चुका है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। देखिए मैंने पहले 2-3 दिन में ना कुछ जो वीडियो अपलोड किया उसमें बहुत क्लियर मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, बस उसी पर ये क्वेश्चन काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा एडजेसेंट वाला, वो होगा लैम्बडा बाय 4। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 0.5 आना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद ट्रांसफार्मर से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया है, ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रॉम 220 टू 880 वोल्ट इफ, देखिए प्राइमरी के अक्रॉस 220 वोल्ट बताया गया एंड सेकेंडरी के अक्रॉस 880 वोल्ट बताया गया। प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स, 1000 टर्न्स है। अगर 1000 टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी का फॉर्मूला था। अभी इसका इस्तेमाल कैसे होगा, एन एस इक्वल टू ई एस बाई ई पी इंटू एन पी कर दो। ई एस आ रहा है 880, ई पी आ रहा है 220 और एन पी आ रहा है 1000, तो 4000 नंबर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 4000 ये भी करेक्ट है। बाकी तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, आपके पास पेपर होगा, अगर नहीं दिख पा रहा है तो पेपर से आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो बच्चों। चलो ये निकाल देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैं थोड़ा अगर कोशिश करता हूँ कि ये और तो एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो। बहुत छोटी सी टर्म होती है, आप सरफेस टेंशन चैप्टर में जो पढ़ते हो, तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स जीरो। तो इसमें क्या आना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर आना चाहिए। देन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो डेफिनेशन जो आपने लर्न किया है वही आएगा, कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा ये क्यों दिया है मैंने वो भी बताता हूँ मैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन क्या है, द व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। ये एक बहुत बेसिक लॉ हमने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द चार्ज पार्टिकल विच इज ऑलरेडी इन मोशन, इसमें ये चार्ज पार्टिकल ना सर्कल कंप्लीट करता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स का जो रोल होगा दैट इज टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू गेटिंग दिस? द रोल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ लिया ऑलरेडी कि सर्कुलर मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन अगर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज अ जीरो। तो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए जीरो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग, ये सारी की सारी डेफिनेशन हो चुकी है आपकी।
So it is a collection or group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surrounding. जैसे मान लीजिए कोई पिस्टन के अंदर मैंने गैस, एक टाइप की गैस है, 2 गैसेस है, 3 गैसेस, सारा मिक्स करा दिया. राइट नाउ इट इज एबल टू एक्सचेंज इट्स एनर्जी विद द सराउंडिंग. हो सकता है, तो दैट कैन बी अ सिस्टम. व्हाट इट थर्मोडायनेमिक सिस्टम. जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन है, सराउंडिंग का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सारा यहाँ पर होता है. वैल्यू ऑफ, देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन जो है ना, वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन एच बिकम 0. आपने हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा है? हिस्टेरिसिस लूप अगर पढ़ा होगा, हिस्टेरिसिस लूप में बच्चों इस तरीके से डायग्राम थी. यहाँ पर B या फिर हम लोग मैग्नेटाइजेशन देते थे और यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया करते थे. सो क्वेश्चन इज अबाउट व्हेन H बिकम्स 0. तो जब H की वैल्यू 0 हो जाए, H की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं B की वैल्यू रह जाती है. यहाँ पे, यहाँ पर दिख रही है, ये B की वैल्यू है, या फिर यहाँ पर B की वैल्यू है. तो जब H की वैल्यू 0 हो जाए और B की जो वैल्यू है, इसे रिटेंटिविटी कहा जाता है या रेमिनेंस कहा जाता है. रिटेंटिविटी या फिर रेमिनेंस. रेसिड्यूअल, अब बोर्ड के हिसाब से बात कर लो, रेमिनेंस और रिटेंटिविटी ऑफ दैट मटेरियल. ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हो चुके. छोटे छोटे ही सवाल बन रहे थे, तो बहुत बढ़िया अगर ये आंसर्स आपने दिए हैं तो. उसके बाद में सवाल है स्टेट फार्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. तो एंगल ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना. tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. सो थीटा इज इक्वल टू, आपको ये स्टेप लिखनी पड़ेगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, वेयर एज थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग. ओके, चलो. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट नियर. यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ मैं, जस्ट नियर द सरफेस ऑफ चार्ज्ड प्लेन शीट. तो प्लेन शीट का फॉर्मूला था सिग्मा बाय ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट. नियर ए थिन शीट ऑफ चार्ज सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू कितनी बताई है यहाँ पर? 8.85, लेकिन माइक्रो कूलम बताया है, तो 8.85 बताया है, माइक्रो की वजह से 10⁻⁻⁶ आ गया, डिवाइडेड बाय 2. और इप्सिलॉन नॉट की भी बच्चों, इप्सिलॉन नॉट की भी वही वैल्यू है, तो ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट. देखिए ये कैंसिल हो चुका है, और 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 देखोगे तो आप 0.5 हो जाता है. फिर कैलकुलेशन के बाद यहाँ 5 10⁻⁵ आता है. ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई बच्चों. उसके बाद अच्छा, मैंने लॉग बुक से नहीं निकाला है, ये दिक्कत आएगी थोड़ा आपको, क्योंकि बहुत स्पीड से गड़बड़ में ये सारे सॉल्यूशंस आपको देने होते हैं. तो आपको नियर अबाउट ये आंसर मैं दे रहा हूँ कैलकुलेटर पर, अदरवाइज लॉग बुक से ही आंसर निकालने होते हैं. इसके थोड़ा बहुत चेंज होता है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पूछा गया. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 पीवी होता है, लेकिन यहाँ एसटीपी वाली इंफॉर्मेशन है. 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम अगर आपको सही लगता है तो 3/2 पीवी से भी सॉल्व कर लो, इससे भी होगा. प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है तो सीधे सीधे आप इसको कर लो, या फिर 3/2 एनआरटी से सॉल्व कर लो, जिसको जो तरीका सही लगे वो कर लो. 1 लीटर देखिए 22.4 है ना, उसके 1 एवोगाड्रोस नंबर जो हम लोग एन लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 22.4 लेते हैं. तो यहाँ 1 लीटर है, तो 1 लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये मोल्स मिल गया. आर वैल्यू दी है उन्होंने, पहले ही पेज पर दी है. और टेम्परेचर देखिए एसटीपी पर हम लोग 273 यहाँ पर ले लेंगे. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 151 समथिंग 0.99 या फिर 152 के करीब आपका आंसर मिलना तय है. ओके, चलिए आगे. ये बच्चों ऑलरेडी आपके पास, सबके पास नोट्स है, क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास ये नोट्स है. क्लियरली ये जो नोट्स है, नोट्स में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज कवर, हर एक चीज़ यहाँ पर कवर की गई है. जैसे कि हार्मोनिक और ओवरटोन से रिलेटेड तो ये नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया है. ये डेफिनेशन एक बार देख लो, पढ़ लो. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा
तो कोई मार्क्स इतने ज़्यादा कट नहीं होंगे, आपके कोई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट सारे यहाँ पर कवर किए, अगर वो पॉइंट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर मेंशन किया है, फिर ईटा की वैल्यू इस पर से लाई है और फिर ईटा को डिफाइन किया गया है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर सवाल क्या है, स्टेट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। आर्क ऑफ वायर पूछा है, सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। तो आर्क ऑफ वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा था, और दैट थीटा मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियन। और जब इसी को आगे पूछा गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप जो होता है उसका पूरा एंगल 2 पाई रेडियन आता है। यहां पर थीटा की जगह पर 2 पाई रेडियन अगर रख दिया जाए तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ये वैल्यू यहां पर मिल जाती है, ये वैल्यू यहां पर मिल जाती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। ये ऑलरेडी नोट्स में पूरा के पूरा मेंशन है, सिर्फ स्टेप देख लो। अभी पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस ये मतलब कोई मायने ही नहीं बन रहा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस लेक्चर का भी कोई अगर रेफरेंस दिया जाए तो मतलब कोई आपके लिए यूजफुल अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया है और थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि यार यहाँ गलत हुआ है क्या, वहाँ गलत हुआ है क्या, है ना। और उन बच्चों के लिए भी है जो लिखा तो है सही ही है, नहीं गलत है, कहीं मार्क्स तो नहीं कट जाए, उन वो भी एक बार देख ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। हमारे बच्चों के पास, ट्यूशन के बच्चों के पास तो ये होता ही होता है ऑलरेडी। उसके बाद में 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड के प्रॉपर यहाँ पर बना के दिया है, पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कैसे एनर्जी इफिशिएंट होता है, लॉन्ग लाइफ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद मेन तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स ही है। अच्छा, आप बोलोगे यार सर इसमें ऐसे डायरेक्ट चलता है क्या? नहीं चलता है। मैंने ऑलरेडी इसके पहले 2 लेक्चर्स से डाले जिसमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है बच्चों को। तो उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको क्या समझता है, गिवन डेटा वो मेंशन करना चाहिए, फिर फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कोई कन्वर्सन हो तो कन्वर्सन पहले कर लो आप गिवन डेटा में, फॉर्मूला आना चाहिए, उसमें वैल्यूज़ रखनी चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए और फाइनल आंसर यहाँ पर आना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो व्हेन मेंटेन्ड एट 127 सेल्सियस। तो इसको पहले तो केल्विन में कन्वर्ट करा लो। तो केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं हम 127 को, तो ये 400 केल्विन हो जाता है। आपको एरिया को भी 200 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह पर 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 0.02 मैंने यहाँ पर बना के दिया है। अच्छा, ये पावर और ये कैसे, देखिए बच्चों क्या होता है, ये फॉर्मूला जो आपको पता होगा, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 होता था। तो एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ये टी आ गया। तो दिस इज एनर्जी इमिटेड। आपको इतना 2 स्टेप की भी ज़रूरत नहीं थी, आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। देखो सिग्मा वैल्यू है दिया हुआ है ऑलरेडी पेज पे, फ्रंट पेज पर दिया है, एरिया दिया है, टेम्परेचर जो है 400 का पावर 4 आ गया, और टाइम इन्होंने बताया 1 मिनट। तो 1 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर ये आंसर आएगा। तो ये सही है। फिर आगे भी जो सवाल बन रहा है, इज इट डिफिकल्ट? तो नहीं। 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 60 मिली हेनरी ईच coupled with each other, coefficient of coupling is given, calculate the mutual inductance। तो m इज इक्वल टू k रूट L1 L2 है। बाकी वैल्यूज तो आप प्लेस कर सकते हो, और प्लेस करने के बाद इसका जो है सही आंसर आपको मिल जाएगा, यहां पर दिया है। छोटे छोटे सवाल है, जैसे कि इन सीरीज LCR क्वेश्चन नंबर 10, if resistance, inductive reactance and capacitive reactance are already mentioned, calculate the phase difference। मतलब मुझे 5 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाय R होता था, तो XL ऑलरेडी मेंशन्ड है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 8 है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 8 माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बच्चों 4 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 3, मतलब ये आ गया 4/3। सो tan phi इक्वल टू 4/3, सो phi कैन बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 आप लिख सकते हो। लॉग बुक के हिसाब से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4/3 आप निकाल सकते हो यहाँ पर। गॉट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, ये भी नोट्स में मेंशन किया है, ईच एंड एवरी स्टेप वाज देयर। तो क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं यहाँ पर जो आपको सिखाया गया पूरा साल भर। फिर ड्रॉ द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर की सिर्फ डायग्राम पूछी गई है, तो ये डायग्राम है और नोट्स में यहीं पर D1 इज डायोड D1, D2 डायोड है, C फॉर सेंटर टैप है, ये ट्रांसफार्मर है, ये AC सोर्स है, RL इज अ लोड रेजिस्टेंस है, VO इज द आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तो डायग्राम और लेबलिंग कुल मिलाकर आपको इसके मार्क मिलने वाले हैं। तो सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम के साथ में जो होगा ना वो उसका लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट होगा, तो लेबलिंग करना ज़रूरी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर किया है। ओके, बॉडी पॉइंटेड किलोग्राम मास, देखो यहाँ पर मास दिया है, एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट वाज 4 सेंटीमीटर। फिर हमने F इक्वल टू माइनस के एक्स का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया है, इससे हमें के वैल्यू मिल चुकी है, और टाइम पीरियड निकालने के 2π√m/k, तो यहाँ पर मेंशन किया है क्लियरली, फार्मूला दिया है, फिर वैल्यूज़ रखी है, फिर फार्मूला दिया है, फिर वैल्यूज़ रखी है, और फिर सॉल्विंग किया है। तो ये इस तरीके से इसका अगर आपका आंसर मिल रहा है 10 और यहाँ पर 1.77, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में एक गैस ऑफ 0.5 मोल 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली from initial volume 2 liter to final volume 6 liter, what is the work done by gas। तो आइसोथर्मल का जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो था nRT ln V2 by V1, या फिर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P1 by P2 था। तो यहाँ V2 by V1 का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में उनको 2.303 आप डायरेक्टली 2.303 nRT log बेस 10 V2 by V1 करके निकाल सकते हो। तो लीटर का कन्वर्शन करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे रेशो ही निकालना है। अगर सीधे सीधे रेशो निकालना है तो V2 6 लीटर, ये 2 लीटर है, तो 3 आ गया नंबर। लॉग बुक में आपको लॉग ऑफ 3 निकालना पड़ेगा और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके दिया है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये सारी देखो जो वीडियोस अपलोड किए हैं 3 दिन में 4 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की है। ऑप्टेड एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, आप देख लो ये सारी चीज़ें है क्या उसमें, मतलब ये सारी चीज़ें आती है तो आपका मार्क कहीं पर भी कट नहीं होने वाला है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यस, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मेंशन की गई है। मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, जिसका आंसर आना है व्हाट इज़ ब्रूस्टर्स लॉ, वहाँ दिया गया है पूरा के पूरा ब्रूस्टर्स लॉ, और उसका प्रूफ जो था वो भी है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, 1 बेक्वेरेल 1 डीके पर सेकंड होता है। बहुत ही छोटा सवाल यहाँ पर डाल दिया उन्होंने। यहाँ डेरिवेशन है पूरा के पूरा, एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके। गॉट इट। फिर बस सवाल ही बन रहा है बच्चों, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है। हाँ, स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ पूरा के पूरा नोट्स में मेंशन किया है। A इज इक्वल टू ई, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन दोनों सेम होते हैं, इसका यहाँ पर एक प्रूफ है। देखिए किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन पूछा गया, किरचॉफ्स लॉ ऑफ कूलिंग किरचॉफ्स लॉ
ये केसीएल केवीएल वाला किरचॉफ्स लॉ नहीं है, कई बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, किरचॉफ्स लॉ केसीएल केवीएल लिख के आ जाते हैं, वैसा नहीं है। फिर ये भी थोड़ा लेंदी है, डिटरमाइन प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया है। पाइप क्लोज एट वन एंड यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बस यहाँ पर नंबर में देखा जाए तो सिर्फ 2 का ही फर्क पड़ता है। मेन न्यूमेरिकल पर ही फोकस करते बच्चों, बाकी तो सारी चीज़ें मतलब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारा यहाँ पर दिया है। ये लिखी है, स्टेप्स आया है, तो आपके मार्क्स कहीं पर भी कट नहीं होने वाले। तो हाँ, ये थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन है, मैं किया इसको मैं तो वार्निंग दूंगा कि यार बहुत लेंदी है। मैंने शॉर्टेस्ट वे में ट्राई किया इसको बनाने की कोशिश की है। मतलब एंट्रेंस का जिसका प्रिपरेशन होगा वो बच्चा फास्ट में कर लेगा इसका आंसर, अदरवाइज तो ये स्किप ही करना पड़ेगा कई बच्चों को। तो टोटल टाइम, ये सेकंड ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन का टाइम है इन्होंने बताया 10⁻⁻⁸, मतलब वो वहाँ रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो वहाँ से जल्दी नीचे आ जाता है, डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो एक्साइटेशन स्टेट में जब था तो वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए था, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो तो अलग होता है। तो कितना होता है, तो पहले तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 0.53 इंटू n², ये वैल्यू। अब ये एंट्रेंस के हिसाब से जिनका बच्चों का प्रिपरेशन हो चुका है वो इजीली कर लेंगे, बाकी बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगा। फिर वेलोसिटी 2.2 10⁻⁶ बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका रेडियस मिल गया। फिर टाइम पीरियड 2πr/v सेकंड ऑर्बिट में, उसका टाइम पीरियड मिल गया। तो टाइम पीरियड मिल चुका है एक रिवॉल्यूशन का, और इतना टाइम वो वहाँ पर बिताने वाला है। इससे क्या पता चलेगा, जो टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये कर लो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि भाई इतना समय, मतलब इतना समय मिल रहा है, ये सेकंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यस, इतना रिवॉल्यूशन से करने वाला है वहाँ पर, इतना सारा रिवॉल्यूशन वो करने वाला है 10⁻⁸ सेकंड में। ओके, देन yes, a flywheel 100 किलोग्राम मास जिसका रेडियस 1.5 और टॉर्क है 2000। ओके, गॉट इट। ऐसा सेम क्वेश्चन था शुरुआत में पावर का, एमसीक्यू में, पावर टॉ ओमेगा था और ये वर्क डन से रिलेटेड है टॉ थीटा। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो बच्चों, ये वर्क डन है और जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बन रहा था हमारा वो दैट वाज रिलेटेड टू पावर टॉ ओमेगा, दिस इज नाउ वर्क टॉ थीटा। तो 4 रिवॉल्यूशन है, तो बस एक ही करना है, एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन, तो 4 रिवॉल्यूशन में यहाँ पर 8π रेडियन आ गया। सिर्फ प्रोडक्ट करना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। पाई की वैल्यू को अगर आप लिखते हो तो ऑब्वियसली और कैलकुलेशन आगे बढ़ने वाला है, तो बढ़ा सकते हो उसको, दिक्कत नहीं है। यस, गैल्वानोमीटर वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है इंटू एन एमीटर, फिर कन्वर्ट करना है इंटू अ वोल्ट मीटर। तो इसके बेसिक फार्मूले है, फार्मूले पर ही ध्यान देना है। देखिए जी, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है और गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये रेंज कितना और वोल्टेज कितना। तो रेंज के लिए, एमीटर के लिए कन्वर्शन का S = IG/I - IG × G, ये फॉर्मूला है, ये तो आपने लर्न किया होगा। उसमें सिर्फ वैल्यूज़ और कैलकुलेशन पर ही काम होगा। और अगर उसी गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो प्रॉपर वैल्यू R, या फिर हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से X = V/IG - G ऐसे लिख सकते हो हम। तो ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज 10 वोल्ट तक इसको बढ़ाना है, IG दिया है, G दिया है, ये कैलकुलेशन कर लो, है ना। उसके बाद यस, ये भी थोड़ा लेंदी है, मतलब बच्चों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप इज गिवन, तो डायमीटर दिया है, इससे आप रेडियस निकाल लो। डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लो। सरफेस टेंशन डाइन में दिया है, डाइन पर सेंटीमीटर, उसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर दो। अभी देखो क्या होता है ना, वाटर ड्रॉप के अंदर, क्वेश्चन वाटर ड्रॉप है या फिर बबल है देख लो, तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप के अंदर का एक्सेस प्रेशर बात करें हम लोग, एक्सेस प्रेशर ये होता है 2T/R। तो पहले मैंने यहाँ पर एक्सेस प्रेशर 2T/R निकाल लिया, ये मिल गया यहाँ पर। जैसे एक्सेस प्रेशर मिल चुका है, इनसाइड प्रेशर इज व्हाट, तो देखो ये जो ड्रॉप होता है इसके अंदर एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर इज P in माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये होता है 2T/R।
पी इन माइनस पी नॉट, तो पी इन की जो वैल्यू बन रही है वो पी नॉट इधर आ गया प्लस 2t बाय आर, गॉट इट। सो पी नॉट प्लस 2t बाय आर, इस तरीके से फाइनल इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लास्ट सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स, यस, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन पाई मीटर, डायमीटर दिया है, वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स दिए है, इट कैरीज अ करंट है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो म्यू नॉट एन आई जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा है। नंबर स्मॉल एन समझ लो, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और देखिए म्यू नॉट 4π10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 और लेंथ है पाई, तो पाई पाई गॉट कैंसल और ये करंट वॉज 5, तो यहाँ पर मिल गया 2 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। उसके बाद बस ये डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेशन। तो एवरेज पावर डिसिपेशन वाला पूरा के पूरा 28 नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया है, फेरोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यस, डोमेन थ्योरी तक पूरा दिया गया है। लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन टेक्स्ट बुक से निकाल लो, और न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग से डिज़ाइन किया है, थोड़ा स्मार्टली समझ लो। जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये भी होती है, और फ्रिंज विड्थ की जगह पर अगर एंगुलर पूछा जाए तो लैम्बडा बाय स्मॉल डी होता है। देखो डी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्बडा का इस्तेमाल होता है, और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, सो थीटा कैन बी इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, ये भी होता है फ्रिंज विड्थ। ओके, तो समझ लो थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का इस्तेमाल करना है। क्या होता है ना, स्क्रीन पर इस तरीके से डार्क फ्रिंज और इसके बीच में ब्राइट फ्रिंज होता है। यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो यह एंगल तैयार होता है थीटा, इसी को कहा जाता है एंगुलर विड्थ। तो अभी एक्सप्लेन करने का उतना टाइम नहीं है। थीटा प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, विड्थ देखिए, विड्थ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या एंगुलर विड्थ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। थीटा डैश पता नहीं, लैम्बडा डैश भी पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिक्विड के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर पता है 4/3। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने की वजह से देखिए थीटा लैम्बडा बाई डी इस्तेमाल किया, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, थीटा डैश बाई थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डैश बाई लैम्बडा। लेकिन यहाँ लैम्बडा डैश जो था ना, इट इज़ वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल किया, इस वजह से ये थोड़ा चेंज हो चुका है। तो थीटा डैश बाई थीटा में आपने वैल्यूज प्लेस करा दिया, यस, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिल चुका है। गॉट इट? यस, लास्ट 30 और 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इज एच सी बाय लैम्बडा, एच की वैल्यू जो आपको दी है वही इस्तेमाल करना है, सी की वैल्यू है, और लैम्बडा की वैल्यू कन्वर्ट करा के लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। सॉल्व करने के बाद करीबन ये नंबर आपको मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा हायर साइड में पूछा गया है, हायर साइड नहीं, कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी दिया गया, एरिया ऑफ प्लेट इज गिवन, तो इसको कन्वर्ट करा के दिया मैंने, और क्वेश्चन इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्टली आप रेफरेंस बुक से निकाल सकते हो, इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, और फ्लक्स जो होता है वो ई ए होता है, तो ये ऑलरेडी आपका टेक्स्ट बुक में है। सो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई ए, एरिया तो कांस्टेंट है और डी ई बाई डी टी रह जाएगा, तो बाकी सारी जो चीज़ें वैल्यूज़ दी गई है बस इसको रखना है, और फाइनल आंसर इसका एक बार चेक करना है। यहाँ तक सही चल रहा है बच्चों? अगर आप एक बार गो थ्रू कर लो कितना सही है कितना गलत है, ये आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं 1 तारीख के बाद, उसमें हम लोग CET और नीट से रिलेटेड जो होगा 1 शॉट या डिस्कशन सेशन जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।